नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये जो फोटोज आप देख रहे हैं ना, ये वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पर। रीजन इसका ये है कि यहाँ पर जो ये आपको पिता दिख रहे हैं, ये गाजा के हैं। जो ये बच्चा है, ये भी गाजा का है। और बच्चा यहाँ पर पार्ले जी बिस्कुट खा रहा है। इसके पिता ये फोटोज जो वीडियोस हैं, ये सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। और ये कहते हैं चाहे एक पार्ले जी का बिस्कुट मुझे ऑलमोस्ट 2400 रुपए का भी पड़े, तब भी मैं नो नहीं कह सकता। मैंने अपने बच्चे के लिए इसका फेवरेट बिस्कुट कहीं से खरीदा और इसके लिए लेके आया। नाउ ये पोस्ट देखकर कई इंडियंस शॉक थे कि पार्ले जी का जो ये छोटे वाला ये पैकेट है, ये तो पूरे भारत में 5 रुपए का बिकता है। तो 5 रुपए का इंडियन बिस्किट ये गाजा में 2400 रुपए का कैसे हो जाता है? ये इतनी इन्फ्लेशन तो समझ में भी नहीं आती। और उसके आगे फिर कई लोगों ने ये भी सवाल पूछा कि इंडियन पार्ले जी गाजा पहुंचा कैसे? तब यहां पर समझ में आया कि हो क्या रहा है। देखिए, भारत ने पिछले 2 सालों में जब से गाजा और इसराइल की वॉर, हमास इसराइल वॉर, जो भी आप कहना चाहे, शुरू हुई है, भारत ने लगातार बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारा खाना और मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं गाजा को ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि हम लोग तो इनको मदद करते हैं, खाना भेजते हैं फिलिस्तीन के लोगों को जब यहाँ पे इनको खाने पीने की कमी होती है, मगर जब हमारे यहाँ जब पहलगाम में अटैक हुआ तब इन्होंने निंदा करी, तो इसका आंसर है हाँ। इन लोगों ने कंडेम किया था पहलगाम अटैक को और एक चिट्ठी भी लिखी थी पीएम मोदी को और अपना सपोर्ट भी दिया था भारत को। ये सब अपनी जगह है। हाँ, पाकिस्तान की निंदा नहीं करी इन लोगों ने। मगर हम लोगों ने अपनी तरफ से, आप अगर देखो, अक्टूबर 2023, अक्टूबर नवंबर 2024, लगातार 70 टन, 65 टन, बहुत से गुड्स, बहुत सारा खाना भेजा है गाजा में। और गाजा में देखिए, बच्चों में ना जो ये पार्ले जी बिस्कुट है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। और इसलिए भारत ने बहुत सारे डब्बे इन पार्ले जी के बिस्कुट के अलग से भेजे थे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका हम पैसा चार्ज नहीं करते। 5 रुपए भी जो इसकी एक एमआरपी है भारत में, वो भी हम इसका चार्ज नहीं करते। ये फ्री में लोगों में बंटना चाहिए था। मगर जो ये पोस्ट वायरल हुई है, इससे ये साबित हो जाता है कि गाजा में हाई लेवल करप्शन हो रहा है। आम लोगों तक जो फ्री की एड है, ये नहीं पहुंच रही। हो यहाँ पर क्या रहा है कि फ्री की एड आ रही है, उसके बाद कोई ना कोई बिचौलिए, अब अगेन वो किसके लोग हैं? क्या वो हमास के लोग हैं? क्योंकि गाजा पट्टी में हमास सिर्फ एक मिलिट्री संगठन नहीं है, उनकी जो सरकार है वो भी हमास ही संभालती है। तो जो ये फ्री की एड है, फ्री का सब ये खाना है, किसके हाथ लग जाता है कि उसके बाद होनी स्टार्ट हो जाती है ब्लैक मार्केटिंग। और गाजा में आज के समय जो खाने की कमी है, इसका गंदा फायदा उठाकर 5 रुपए का बिस्कुट भी 2400 रुपए का बेचा जाता है गरीब लोगों को। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि क्या गाजा में स्थिति इतनी खराब है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम कर रहा है कि इजराइल ने ब्लॉकेड कर रखी है एड गाजा में, इंटरनेशनल एड इस वक्त, मतलब आने वाले अभी कुछ महीनों में ये गाजा में नहीं पहुंच पाएगी। और इस वजह से लोग यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, बीमार हैं, और कई लोग आज के समय यहाँ पर गाजा में मर रहे हैं ना। इसको लेकर देखिए, आईडीएफ के जो चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल एयाल जमीर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी रिसेंटली। इन्होंने ये कहा कि हमने ये डिस्ट्रक्शन तुम पर नहीं लाई। इनका मैसेज था गाजा के लोगों को कि हमने ये वॉर स्टार्ट नहीं करी। हम लोग आज के समय तुम्हारा फूड, शेल्टर, पैसा ब्लॉक करके नहीं बैठे। हम लोग हॉस्पिटल या फिर स्कूलों में नहीं छुपते। हम कोई लग्जरी की लाइफ नहीं यहाँ पर बिता रहे। दैट्स योर लीडरशिप, द वंस होल्डिंग आर हॉस्टेजेस, ये यहाँ पर कह रहे हैं। ये सब अभी के अभी खत्म हो सकता है अगर हमास इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं ये वापस लौटा दे। हमास के पास सिंपल ऑप्शन है, रिलीज द हॉस्टेजेस। अगर कोई डील हो जाती है तो आईडीएफ उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेगा। और ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे ना, तो एज एन इंडियन जब मैं देख रहा था ये सब कुछ, मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि किस तरीके से इजराइल और यूएस दोनों मिलकर गलत इंफॉर्मेशन से लड़ते हैं। यूएस में देखिए, इन लोगों ने ये क्या कर रखा है कि व्हाइट हाउस की जो स्पोक्समैन है ना, उनको रियल टाइम डेटा देते हैं। व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन को बातचीत करने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और ये उसी वक्त मीडिया के सामने तथ्य रख देती है। इंडिया में आप देख लो, जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग होती है फॉरेन मिनिस्ट्री की, बहुत सरकारी सी लगती है। ऐसे लगता है कि आराम आराम से बातचीत हो रही है। जो आदमी बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत एक अच्छे कम्युनिकेटर है वो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, इधर रिसेंटली ना ये रिपोर्ट्स छापी गई वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा कि इजरायली मिलिट्री ने गाजा में ओपन फायरिंग कर दी और कई लोग इससे मारे गए। नाउ इजराइल ने कहा कि इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है।
इंटरनेशनल मीडिया पहुंच गया यूएसए के पास, उनसे पूछा कि जी आप बताओ, आप यहाँ पर क्या कहोगे? एक तरफ तो लोगों के पास खाने को नहीं है, दूसरी तरफ इसराइल ने यहाँ पे मारना शुरू कर दिया लोगों को। तो व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है आज के समय, कैरोलिन लियाविट, इन्होंने ओपनली ये बोल दिया कि हम हमास की स्टेटमेंट्स को एज ए फैक्ट नहीं लेते। जबकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर वाले केस में आप देखो, कई वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स ने ना पाकिस्तानी मिलिट्री की स्टेटमेंट को एज फैक्ट लेकर रिपोर्ट कर दिया और बहुत सारे आर्टिकल छाप दिए। ये जो 45 सेकंड की जो क्लिप है ना, ये देखिए किस तरीके से यूएसए ने यहाँ पर डिफेंड किया है इजराइल को। Unfortunately, unlike some in the media, we don't take the word of Hamas with total truth. We like to look into it when they speak. Unlike the BBC, who had multiple headlines, they wrote, Israeli tank kills 26, Israeli tank kills 21, Israeli gunfire kills 31, Red Cross says 21 people were killed in an aid incident, and then, oh wait, they had to correct and take down their entire story, saying we reviewed the footage and couldn't find any evidence of anything. Oh. Okay, so we're going to look into reports before we confirm them from this podium or before we take action, and I suggest that journalists who actually care about truth do the same to reduce the amount of misinformation that's going around the globe on this front. नाउ इस टाइप की कम्युनिकेशन भारत के पास नहीं है कि ओपनली भारत सरकार की तरफ से कोई मतलब व्यक्ति खड़ा हो और कहे कि अच्छा ये ब्लूमबर्ग ने ये आर्टिकल छाप दिया, सीएनएन ने ये आर्टिकल छाप दिया। ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, दिस इज़ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। और इससे पहले भी काफ़ी बार इंस्टेंसेस हुए हैं जब इन्होंने अपनी स्टोरी चेंज करी है। ये होता है नैरेटिव बिल्ड करना, अपनी इन्फॉर्मेशन वॉर में अपनी आवाज़ दुनिया के सामने रखना। जो काम शशि थरूर साहब अब जाकर कर रहे हैं यूएस में जाकर और जगह जाकर, अगर रियल टाइम बेसिस पर मान लीजिए शशि थरूर या फिर उनके जैसे किसी व्यक्ति को हम पूरा डेटा, पूरी इन्फॉर्मेशन देकर कहते हैं कि आप रिप्रेजेंट करिए इंडिया को, आई थिंक नैरेटिव वॉरफेयर में भारत कहीं और खड़ा होता। और जो नैरेटिव को लेकर वॉरफेयर है, ये आज भी चल रही है। बीबीसी ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर इन्होंने आरोप लगाया है कि गाजा ने ग्रेवेस्ट वॉर क्राइम किए हैं। कई लोगों को लिटरली ये लोग भूख से मार रहे हैं। एक्चुअली कई लोग इसराइल पे आरोप ये लगा रहे हैं कि इसराइल का टैक्टिक ये है कि गाजा के लोगों को भूख से ना तड़पाओ, इतना तड़पा दो कि ये हमास के अगेंस्ट विद्रोह करना शुरू कर दे। आपने देखा होगा इसराइल के कई मिनिस्टर, जीवन नेतन्याहू, ये कह रहे हैं कि गाजा में इंटरनली हमास के अगेंस्ट विद्रोह हो रहा है और हमास जब भी देखता है कि कोई लोग इनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं तो उसको ये मार देते हैं। तो इसराइल का ये अभी के लिए गेम प्लान लग रहा है। मगर साथ ही साथ इसराइल ने रिसेंटली एक वीडियो ये भी रिलीज करी है कि ये एड तो अलाउ कर रहे हैं इसराइल को, मगर लिमिटेड एड, वो भी इसराइल की वेरिफिकेशन के बाद। इसराइल ये नहीं चाहता कि ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर हमास बस पैसा कमाना शुरू कर दे यहाँ पे और उस पैसे का दुरुपयोग हो। यहाँ पे आप देख पाओगे 2 जून को यहाँ पे इसराइल ने ये पोस्ट किया है कि 4 एड सेंटर्स ओपन किए गए हैं, एड रीचेस सिविलियंस डायरेक्टली सेफली। अब ये हमास या फिर किसी और बिचौलिए को बीच में से हटा रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि पहले एड पहुंचे, एड फ्री की है, वो बिचौलिया अपने 2-3 हज़ार रुपए पर छोटी चीज़ के भी 2-3 हज़ार रुपए कमा रहा है और वहाँ पे ग्राउंड लेवल पर बस जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है उन तक ही खाना जा रहा है। और मेन पॉइंट यहाँ पे आप देख पाओगे, हमास इज ब्लॉक्ड फ्रॉम स्टीलिंग द एड टू फ्यूल इट्स टेरर मशीन। ये जो 40 सेकंड की क्लिप है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इधर आप देख पाओगे ये है एड, ये 4 एड सेंटर है। 3 तो राफा में है, वो आपको याद होगा इन्होंने कैंपेन शुरू किया था ऑल आइज ऑन राफा, सबसे ज्यादा इनके रिफ्यूजी कैंप आज के समय यहीं पे है। 3 एड सेंटर यहाँ पे है, एक गाजा के बीचों बीच है। नॉर्दर्न गाजा में कोई भी इनका एड सेंटर नहीं है। Have been established across Gaza in a U.S.-led initiative supported by Israel. These centers are operated by international aid organizations and protected by American civilian security forces, built after months of coordination between the U.S., Israel, and global partners. They represent a major shift in how aid reaches Gaza's civilians, organized, secure, and accountable. Unlike previous efforts, this model is already proving more effective at delivering aid and keeping it out of Hamas's hands. अब यहाँ पे देखिए, मेरी ना हमेशा कोशिश यही होती है, ऐसे टॉपिक्स जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, लोगों के यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होते हैं, यहाँ पे मेरी कोशिश यही रहती है कि दोनों साइड का जो वर्जन है आपके सामने रखो। इजराइल ये कह रहा है कि पहले की एड क्या होती थी, गाजा के थ्रू जाती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, अब हमने वो सब रोक दिया है। जो लोग इजराइल के अगेंस्ट बोलते हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल का मॉडल बेकार है, इजराइल का जो ये मॉडल है कि गाजा को हटा दो बीच में से बिचौलिए की तरह, इस वजह से
लोग और ज़्यादा भूख से मर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर क्या सच्चाई है, क्या हो रहा है, ये तो देखिए वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वही फ़ील कर पाएँगे। मैंने आपको दोनों तरफ से जो नैरेटिव है, इज़राइल का नैरेटिव और जो लोग इज़राइल के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उन दोनों का नैरेटिव आपके सामने रख दिया है। बाकी देखिए द रेस्ट इज़ अप टू यू। आप जिसका यकीन करना चाहें कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक एमसीक्यू। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। मैग्नस कार्लसन ने जो वो टेबल पे हाथ पटका था अपना और वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे। वो वीडियो वायरल हो गई थी दुनिया भर में और सडनली नॉर्वे चेस टूर्नामेंट पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया। आपको बताना है कि ये टूर्नामेंट अब जब ख़त्म हो चुका है, इस टूर्नामेंट का जो मेंस या फिर ओपन जो इनका सेक्शन था इस टूर्नामेंट का, वो किसने जीता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। फैबियानो कारुआना, मैग्नस कार्लसन, भारत के गुकेश या फिर भारत के अर्जुन एरिगाइसी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया तो मैं आपको बता दूं आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे कोर्स मिल जाए। काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड PD10। जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाता है, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली आपको हो सकता है कि ज़रा प्राइस पे करना पड़े अगर आप कोड यूज़ नहीं करते। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.